आज आप लोगों को क्रिया पढ़ाने जा रहे हैं। कल आप लोगों को हमने जो है विशेषण पढ़ाया था। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। लेकिन आज जो है विशेषण पूरा ख़त्म हो चुका था। आज हम क्रिया आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, क्रिया क्रिया किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जिन जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी जिन शब्दों से किसी काम का करना जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे लिख, पढ़, चल, ये सभी क्या है? धातु हैं। लिख, पढ़, चल, ये सभी धातु हैं। और इन शब्दों में, इन धातुओं में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें, तो जो शब्द बनेगा, जैसे कि लिख धन ना बराबर लिखना, पढ़ धन ना बराबर पढ़ना, चल धन ना बराबर चलना, ये सभी मुख्य क्रिया कहलाती हैं। यानी धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनता है उसे मुख्य क्रिया कहा जाता है। फिर से देखिए, क्रिया किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे लिख, पढ़, चल, ये धातुएं हैं। अब लिख में ना प्रत्यय जोड़ दें तो लिखना जो बनता है उसे मुख्य क्रिया, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दें तो पढ़ना मुख्य क्रिया, चल में ना प्रत्यय जोड़ दें तो चलना मुख्य क्रिया बन जाता है। अब देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के भेद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के भेद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। देखिए, क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के भेद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, और दूसरी है संरचना के आधार पर क्रिया। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद किए जा सकते हैं। क्रिया का वर्गीकरण 2 प्रकार से, क्रिया के भेद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक कर्म के आधार पर क्रिया, एक संरचना के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है
आकर्मक। सा सा कर्मक में सा उपसर्ग है, अक प्रत्यय है, मूल शब्द कर्म है। यानी कि इसमें 3 शब्द हैं, एक सा उपसर्ग है, कर्म शब्द है, अक प्रत्यय है। और इसमें भी आ उपसर्ग है, कर्म शब्द है, अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय है। जिन शब्दों में सा उपसर्ग जुड़ता है, जिस शब्द में सा उपसर्ग जुड़ता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जिस शब्द में सा उपसर्ग जुड़ता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे सकर्म, सपरिवार, सपुस्तक, सचेत, वहाँ पर क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास। और जिस शब्द में आ उपसर्ग जुड़ता है वहाँ पर न्यय तत्पुरुष समास होता है। जब विकल्प में न्यय तत्पुरुष नहीं रहता तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास मान लिया जाता है। तो और ये आ उपसर्ग निषेधवाची है। आ माने नहीं, कर्म माने कर्म। जब क्रिया के साथ कर्म ना जुड़ा हो उस वाक्य को कहा जाता है अकर्मक। जब क्रिया के साथ कर्म ना हो उस वाक्य को अकर्मक कहा जाता है। और जब क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक कहा जाता है, क्योंकि सा माने सहित होता है, कर्म माने कर्म। जब कर्म के साथ क्रिया जुड़ी रहती है तो उसे सकर्मक, और जब क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है सकर्मक, और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है तो अकर्मक। ये अकर्मक और ये सकर्मक। जैसे महिमा, महिमा क्रिकेट, महिमा क्रिकेट खेल रही है, महिमा क्रिकेट खेल रही है, महिमा क्रिकेट खेल रही है। अब देखिए महिमा क्या कर रही है? तो खेल रही है। महिमा क्या कर रही है? तो खेल रही है। तो ये खेल रही जो है मुख्य क्रिया है। खेल रही क्या है? मुख्य क्रिया है। और इसमें है जो है सहायक क्रिया है कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। यह सहायक क्रिया है, यह सहायक क्रिया है और यह मुख्य क्रिया है। यह कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। कौन खेल रहा है? महिमा। तो कौन के उत्तर में जो आया वह क्या हो गया? कर्ता। महिमा क्या है? कर्ता। और महिमा क्या कर रही है? खेल रही है। खेल रही मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया है। महिमा क्या खेल रही है? क्या के उत्तर में जो आता है, तो क्या खेल रही है? क्रिकेट। तो क्या के उत्तर में जो आता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म। उसे कर्म कहा जाता है। तो इस वाक्य में क्रिकेट कर्म है और खेल रही मुख्य क्रिया है। खेल रही के साथ क्रिकेट जुड़ा होने के नाते यह वाक्य हो गया सकर्मक। यह वाक्य क्या हो गया? सकर्मक। सकर्मक क्रिया वहाँ होती है जब क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक कहा जाता है। और अकर्मक कहाँ होता है? जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक। जैसे वह रो रही है, वह रो रही है। अब वह यहाँ पर कर्ता है। कौन रो रही है? तो वह कौन के उत्तर में जो आया वह कर्ता हो गया। जैसे यहाँ कौन खेल रही है? महिमा। तो महिमा करता है और इस वाक्य में कौन करता है? वह क्या कर रही है? रो रही है। वह क्या कर रही है? रो रही है। अब यहाँ रो रही मुख्य क्रिया है। रो रही क्या है? मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया है, रो रही मुख्य क्रिया है। और है क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। अब यहाँ पर क्या रो रही है? तो क्या के विकल्प में कोई उत्तर नहीं आया। क्या प्रश्न के उत्तर में कोई उत्तर नहीं आया, इसलिए ये वाक्य क्या है? अकर्मक है। और यहाँ पर महिमा क्या खेल रही है? तो क्रिकेट। तो ये वाक्य हो गया सकर्मक, यह वाक्य हो गया अकर्मक। यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, जब क्रिया कर्म विहीन होती है, जब क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है तो उसे अकर्मक, और जब क्रिया के साथ कोई कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक अकर्मक। अब देखिए सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं।
सकर्मक क्रिया में कौन समास है? तो नए तत्पुरुष समास है। और सकर्मक क्रिया में बहुव्रीहि समास है और अकर्मक क्रिया में नए तत्पुरुष समास है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक, दूसरा द्विकर्मक होता है। अब एक कर्मक जब क्रिया के साथ केवल एक कर्म जुड़ा हो उसे एक कर्मक, और जब क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होते हैं उसे द्विकर्मक। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो यहाँ पर वह क्या है? कर्ता। वह क्या है? कर्ता। कैसे? वह खाना खाता है, खाना कौन खाता है? तो वह हो गया कर्ता। वह क्या करता है? खाता है। तो खाता क्या हो गया? मुख्य क्रिया। खाता क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया। है क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, वह खाना खाता है, वह क्या खाता है? वह क्या खाता है? तो खाना खाता है। तो खाना क्या हो गया? कर्म। खाना क्या हो गया? कर्म। तो क्या के उत्तर में जो आता है कर्म। इस वाक्य में एक कर्म है, इसीलिए इसको एक कर्मक वाक्य कहा जाता है। लेकिन द्विकर्मक वाक्य में देखिए, जैसे सलोनी राधा को किताब, सलोनी राधा को किताब पढ़ाती है। सलोनी राधा को किताब पढ़ाती है। सलोनी राधा को किताब पढ़ाती है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, सलोनी राधा को किताब पढ़ाती है, तो कौन पढ़ाती है? सलोनी। सलोनी क्या हो गई? कर्ता। सलोनी क्या हो गई? कर्ता। सलोनी क्या करती है? पढ़ाती। तो पढ़ाती क्या हो गया? मुख्य क्रिया। पढ़ाती क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया। है क्या है? सहायक क्रिया। सलोनी क्या पढ़ाती है? सलोनी क्या पढ़ाती है? तो क्या के उत्तर में क्या आया? किताब। तो किताब क्या हो गया? कर्म। किताब क्या हो गया? कर्म। और किसको पढ़ाती है? राधा को। किसको पढ़ाती है? राधा को। तो राधा भी क्या हो गई? कर्म। इस वाक्य में दो कर्म होने के कारण यह कैसा वाक्य हो गया? द्विकर्मक। और पहले वाले वाक्य में एक कर्म होने के कारण यह एक कर्मक हो गया और यह द्विकर्मक। अब द्विकर्मक भी दो प्रकार का होता है, एक प्राणिवाचक होता है, एक अप्राणिवाचक। एक प्राणिवाचक, एक अप्राणिवाचक। जैसे राधा किसको के उत्तर में जाता है, जो किसको के उत्तर में आता है, किसको के उत्तर में वह प्राणिवाचक होता है, और जो क्या के उत्तर में आता है वह अप्राणिवाचक होता है। यहाँ पर किताब अप्राणिवाचक है और राधा प्राणिवाचक है। तो दो द्विकर्मक में एक प्राणिवाचक होता है, एक अप्राणिवाचक होता है। तो क्रिया का भेद दो प्रकार से किया जाता है, एक कर्म के आधार पर क्रिया, एक संरचना के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। सकर्मक जब क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है तो सकर्मक, और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो अकर्मक। सकर्मक में कौन समास होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। और अकर्मक में कौन समास होता है? तो नए तत्पुरुष होता है। और नए तत्पुरुष नहीं माना जाता है तो अव्ययीभाव समास हो जाता है। सकर्मक में बहुव्रीहि समास कैसे होता है? जिन शब्दों के साथ सा उपसर्ग जुड़ा होता है वहाँ पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। जैसे सपरिवार, सपुस्तक, सचेत, सकर्म, ये सभी क्या होता है? बहुव्रीहि। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म होता है और द्विकर्मक वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होता है। जैसे पहला देखिए, वह खाना खाता है। वह क्या करता है? खाना खाता है। तो खाता है, खाता मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया है, खाना कर्म है। यहाँ क्रिया के साथ एक कर्म होने से यह हो गया एक कर्मक वाक्य। दूसरा है सलोनी राधा को किताब पढ़ाती है। कौन पढ़ाती है? सलोनी। तो सलोनी कर्ता हो गई, क्या करती है? पढ़ाती है। तो पढ़ाती मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया हो गया।
क्या पढ़ाती है? किताब, कर्म हो गया। किसको पढ़ाती है? राधा को, तो राधा भी कर्म हो गई। लेकिन किसको के उत्तर में जो आता है वो प्राणीवाचक कर्म होता है, और क्या के उत्तर में जो आता है वह अप्राणीवाचक कर्म होता है। इस तरह का द्विकर्मक वाक्य भी इसमें दोनों कर्म में एक प्राणीवाचक होता है, एक अप्राणीवाचक होता है। अब आगे आप लोग देखिए संरचना के आधार पे क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। देखिए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। एक होता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और एक होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और एक होता है एक नाम धातु क्रिया है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है, एक पूर्वकालिक क्रिया है, और एक है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। एक नाम धातु क्रिया, एक प्रेरणार्थक क्रिया, एक पूर्वकालिक क्रिया, एक संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया कहाँ होती है? जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़कर कोई क्रिया बना दी जाए। प्रत्यय जोड़कर कोई क्रियावाची शब्द बना दिया जाए। क्रियावाची शब्द बना दिया जाए, वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। जैसे सठियाना, लतियाना, गलियाना आदि। यहाँ देखिए नाम धातु क्रिया कहाँ होती है? जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़कर कोई क्रियावाची शब्द बना दिया जाए, वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। जैसे सठियाना, लतियाना, बतियाना, गलियाना, हथियाना, दतियाना, सब क्या होता है? नाम धातु क्रिया। दतियाना, बतियाना, गलियाना, लतियाना, सठियाना, सब क्या होता है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के एक उपभेद होता है अनुकरणात्मक क्रिया। एक उपभेद होता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया कहाँ होती है? जब कोई क्रिया अनुकरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया होता है। जैसे भिन्न भिनाना, थरथराना, कप कपाना, गड़गड़ाना, भड़भड़ाना, भिनभिनाना, हिनहिनाना, थरथराना, कप कपाना, ये सभी कैसी क्रियाएं होती हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। ये जो है अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है।
तो नाम धातु क्रिया इतना है। इसके आगे प्रणवार्थक क्रिया है। अब प्रणवार्थक क्रिया आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।